सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि इस लोकतंत्र में आपकी यानी आम लोगों की हैसियत क्या है। आज आप भी ये पूछिए, इस लोकतंत्र में आप 5 साल में एक बार वोट डालने जरूर जाते हैं, लेकिन आपकी हैसियत क्या है? आपके पास इतनी ताकत तो है कि आप अपने वोट से सरकारों को चुन सकते हैं और सरकारों को गिरा भी सकते हैं 5 साल में एक बार, लेकिन उन सरकारों से अपनी बेटियों और बहनों के लिए सुरक्षा और इंसाफ नहीं मांग सकते। उन सरकारों से इंसाफ नहीं मांग सकते, और अगर मांगेंगे भी तो वो आपको भीख में मिलेगी। आज कोलकाता में आम लोगों का एक बहुत बड़ा मार्च होना था, जिसे लोगों ने नबन्ना चलो का नाम दिया था। नबन्ना चलो क्यों? नबन्ना कोलकाता के पास हावड़ा में स्थित उस सचिवालय को कहते हैं जहां ममता बनर्जी यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके तमाम मंत्रियों के दफ्तर हैं। कहने का मतलब पश्चिम बंगाल की पूरी सरकार इस सचिवालय से चलती है, जिसका नाम है नबन्ना। और इसी सचिवालय में आज पश्चिम बंगाल के आम लोग, वहां के युवा, कोलकाता की महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरे इन लोगों को आज लोकतंत्र में उनकी असली जगह दिखा दी, उनकी हैसियत आज उन्हें दिखा दी। इस पैदल मार्च को रोकने के लिए सरकार ने लोहे की दीवारें खड़ी करवाई, जिनमें लोहे के पाइप्स को इस तरह से सड़कों पर बैरिकेड्स के साथ बांधा गया था ताकि ये प्रदर्शनकारी इस बैरिकेड को पार ना कर पाए। और देखिए, उससे भी बड़ी बात, इन पाइप्स और बैरिकेड्स पर ग्रीस और तेल लगा दिया गया ताकि लोग इस पर चढ़कर सचिवालय तक ना पहुंच पाएं, ताकि लोग इस बैरिकेड को पार ना कर पाएं। इसलिए इस पर ग्रीस लगाई गई, चिकनाई इस पर लगाई गई ताकि लोग इसे हाथ ना लगा पाएं। लोगों को रोकने के लिए कंटेनर्स भी लगाए गए और सड़कों का संपर्क पूरी तरह से काट दिया गया। और कोलकाता पुलिस ने आज हावड़ा ब्रिज को भी बंद करा दिया गया था। वो हावड़ा ब्रिज जो बड़ा मशहूर है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, आज उसे भी बंद कर दिया गया था। और कुछ इस तरीके से आज लोकतंत्र में इस विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोशिश हुई। नबन्ना में सचिवालय के आसपास के सभी इलाकों में धारा 163 लागू कर दी गई और लोगों को घरों में ही रहने के लिए कह दिया गया। कोलकाता से नबन्ना के रास्ते में कुल 19 स्थानों पर ऐसी बैरिकेडिंग की गई जिससे प्रदर्शनकारी किसी भी तरह सचिवालय के आसपास भी पहुंच ना सके। और सचिवालय के रास्ते में 7 अलग अलग रूट्स पर 3 लेयर्स में 6000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया और पूरे शहर को ममता बनर्जी की सरकार ने छावनी में तब्दील कर दिया है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा जब अब से कुछ दिन पहले कुछ गुंडों ने, हजारों गुंडों ने आरजी कर अस्पताल पर हमला कर दिया गया था। उस दिन कोलकाता की ये पुलिस उन गुंडों को नहीं रोक पाई थी। उस अस्पताल की सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं किए गए जो आज इस जनता को रोकने के लिए किए गए। और इन आम लोगों को रोकने के लिए 26 डीसीपीज को सड़कों पर उतारा गया, यानी 26 डीसीपी यानी जो वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के होते हैं उन्हें उतारा गया और उन्हें यह निर्देश दिए गए कि यह पैदल मार्च किसी भी कीमत पर सफल नहीं होना चाहिए। और जब इन आम लोगों ने कुछ स्थानों पर प्रतिकार किया, बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, तो इस जनता पर लाठीचार्ज किया गया और इन प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। और आज आपको इन तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए जिसमें एक बुजुर्ग तिरंगे के साथ वाटर कैनन के सामने डटकर खड़ा हुआ था। और सोचिए, सरकार ने जब इस व्यक्ति से उसका वोट लिया होगा तब इससे बड़े बड़े वादे किए होंगे, लेकिन आज जब यह बुजुर्ग व्यक्ति एक महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहा था तो उस पर पानी से ऐसा प्रहार किया गया जैसे इस व्यक्ति को रोकना ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यह तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या आपको लगता है कि यह बुजुर्ग व्यक्ति सरकार का दुश्मन है? क्या आपको लगता है कि यह एक देशद्रोही है? क्या आपको लगता है कि इसे सजा मिलनी चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है? और आज इस तस्वीर की पूरे देश में चर्चा हो रही है। इस बुजुर्ग व्यक्ति की हिम्मत देखिए कि इस उम्र में यह उन युवाओं के साथ सड़कों पर उतर आया। इसके हाथ में तिरंगा है और यह पूरे देश को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, अगर 8 और 9 अगस्त की रात को इनमें से 1% पुलिस वाले भी सड़कों पर होते और उन पुलिस वालों ने
शराब पीकर बाइक चलाने वाले आरोपी संजय रॉय को रास्ते में ही रोक लिया होता, पकड़ लिया होता, तो वो महिला डॉक्टर आज हमारे बीच जीवित होती। पुलिस का काम था उसे रोकना, पुलिस का काम था उस बलात्कारी को रोकना, पकड़ना, उस बलात्कार को बीच में उस बलात्कार को रोकना और उस महिला डॉक्टर की जीवन की रक्षा करना। वो सब पुलिस ने नहीं किया, लेकिन पुलिस अब ये सब कर रही है। असल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आज इन प्रदर्शनकारियों को रोकना नहीं चाहिए था, बल्कि उन्हें इस जन आंदोलन का खुद नेतृत्व करना चाहिए था और इस देश की जनता को, पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहिए था कि उनकी सरकार महिला अपराधों के खिलाफ बहुत गंभीर है। ममता बनर्जी खुद एक महिला है। ममता बनर्जी की जो राजनीति है हमेशा सड़कों की राजनीति रही है। उन्होंने अपनी राजनीति ऐसे ही विरोध प्रदर्शन से शुरू की है, धरनों से शुरू की है, सड़क की राजनीति की है, आम जनता की राजनीति की है। खुद वो एक सूती साड़ी पहनती हैं, हवाई चप्पल पहनती हैं। आज उन्हें इस जनता का साथ देना चाहिए था। यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि यहां सरकार सबसे पहले लोगों को अपनी शर्तों के साथ इंसाफ भीख में देने की कोशिश करती है। तो जब भी कोई बड़ी चीज होती है, सरकार सबसे पहले कहती है इंसाफ लीजिए, लेकिन हाथ फैलाकर भीख में मांगिए। जब आप इस भीख को स्वीकार नहीं करते और इसके खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं, तो फिर जनता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो आज देखिए, कोलकाता की पुलिस एक नए ही अवतार में आज आपको नजर आ रही थी। आज कोलकाता की पुलिस बड़ी एक्टिव थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी विदेशी ताकत ने पश्चिम बंगाल पर हमला कर दिया हो। अब जरा 14 अगस्त की तस्वीरें देखिए। एक तरफ आज की तस्वीर और दूसरी तरफ 14 अगस्त की तस्वीर। आरजी कर अस्पताल पर जब हजारों गुंडों ने 14 अगस्त की रात को हमला कर दिया था, उस दिन कोलकाता की पुलिस कुछ नहीं कर पाई, असहाय खड़ी रही और इन हजारों गुंडों को रोक नहीं पाई, इस अस्पताल की रक्षा नहीं कर पाई और यहां मौजूद लोगों की, डॉक्टरों की रक्षा नहीं कर पाई। और इन गुंडों ने जैसे चाहे वैसे तोड़फोड़ की और इस अस्पताल में अपनी मनमानी की। लेकिन जब आम जनता सड़कों पर उतरती है, जब इस देश के युवा सड़कों पर उतरते हैं, अपने हक की बात करते हैं, अपना हक मांगते हैं, अपना इंसाफ मांगते हैं, तो वही कोलकाता पुलिस न जाने कहां से निकल कर आ जाती है और हजारों की संख्या में उसके बाद वो इस जनता पर आंसू गैस के गोले छोड़ती है, लाठियां बरसाती है। आज ममता बनर्जी को इन युवा छात्रों के साथ मिलकर यह विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था। आज ममता बनर्जी को इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करना चाहिए था, खुद सबसे आगे उन्हें रहना चाहिए था। और पश्चिम बंगाल और देश की जनता ने हमेशा उन्हें इसी रूप में तो देखा है और यही रूप देखकर इस देश की जनता ने और पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें इतना बड़ा नेता बनाया। उन्होंने यही राजनीति की है हमेशा। लेकिन दुर्भाग्यवश आज वो एक शासक की तरह सोच रही हैं और एक शासक की तरह ही वो व्यवहार कर रही है। आज मैं आपको 31 साल पुरानी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जब वर्ष 1993 के एक रेप मामले में ममता बनर्जी ने इसी तरह कोलकाता के सरकारी सचिवालय में 3 घंटे तक वहां पर धरना दिया था और इसके बाद उन्हें पुलिस ने सचिवालय से खदेड़ कर बाहर निकाल दिया था। पुरानी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यह बात उस समय की है जब पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में सीपीएम के एक नेता ने एक मूक और बधिर महिला के साथ बलात्कार किया और ममता बनर्जी उस वक्त यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी थी। और 1993 की इस घटना के बाद ममता बनर्जी इस रेप पीड़ित महिला को अपने साथ लेकर कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बासु के चेंबर के बाहर धरने पर बैठ गई और जिस महिला का रेप हुआ था उसे अपने साथ ले आई और उन्होंने सीपीएम के आरोपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। यह वो समय था और ममता बनर्जी का वो रूप था जो पूरे देश को बड़ा पसंद आता था और इसीलिए पश्चिम बंगाल ने, वहां के लोगों ने एक दिन तय किया कि अब वो ज्योति बासु की पार्टी को नहीं, ममता बनर्जी की पार्टी को चुनेंगी। ये वो रूप था जिसे पश्चिम बंगाल के लोगों ने पसंद किया था। राहुल गांधी से हम ये कहना चाहेंगे कि उन्हें कोलकाता एक बार जरूर जाना चाहिए और देश के इन युवाओं का समर्थन उन्हें करना चाहिए। इसी मामले में आज एक और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि 8 और 9 अगस्त की रात को इस रेप का आरोपी संजय रॉय
जिस मोटरसाइकिल से अपने दोस्त के साथ शराब पीने के लिए गया, फिर उसी मोटरसाइकिल से रेड लाइट एरिया में गया और फिर उसी मोटरसाइकिल से के दौरान उसने एक और लड़की के साथ छेड़छाड़ की। यह मोटरसाइकिल असल में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस पर कोलकाता पुलिस ने अपना स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि यह बात तो सही है कि यह कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन कोलकाता पुलिस जितने भी वाहनों का इस्तेमाल करती है वो सभी वाहन पुलिस कमिश्नर के नाम पर ही रजिस्टर्ड होते हैं और ये बाइक भी उन्हीं में से एक थी। और क्योंकि संजय रॉय कोलकाता पुलिस के लिए एक सिविक वॉलंटियर का काम करता था, इसलिए ये बाइक उसके पास थी। हमारा सवाल यह है कि अगर संजय रॉय ने कोलकाता पुलिस की इस बाइक का इस्तेमाल उस रात को रेड लाइट एरिया जाने के लिए किया, शराब पीने के लिए जाने के लिए किया, सड़क पर चलते हुए लड़की से छेड़छाड़ करने के लिए किया और इसी बाइक से वो कोलकाता के आरजी कर अस्पताल पहुंचा और फिर हो सकता है ये बलात्कार करने के बाद बचने के लिए भी इसी बाइक का इस्तेमाल किया। अवैध पार्किंग करते हैं और अवैध बैटरी चार्जिंग करते हैं और ये एक रैकेट चल रहा है और उन्होंने आपके हिस्से की सारी सड़कों को घेर लिया है। आपके हिस्से की जो बिजली है वो चोरी होकर ई रिक्शा को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो आपको हमारा आज का ये विश्लेषण ना सिर्फ देखना चाहिए बल्कि आज आप भी ई रिक्शाओं के इस चार्जिंग और पार्किंग माफिया के खिलाफ हमारी मुहिम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब इसके खिलाफ आवाज उठाने का समय आ गया है। वर्ष 2015 और 16 में जब ई रिक्शा को दिल्ली और एनसीआर में लॉन्च किया गया था, तब हर किसी ने यही सोचा था कि ये ई रिक्शा शहरों को प्रदूषण से बचाएंगे और इनकी मदद से शहरों में ट्रांसपोर्ट की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। इससे लोगों को फायदा होगा, जो लोग ई रिक्शा चलाने वाले हैं चालक, उन्हें भी फायदा होगा, सबके लिए भला होगा। लेकिन आज लगभग 9 वर्षों के बाद ये ई रिक्शा अब जानलेवा बन चुके हैं। जनता इनसे दुखी हो चुकी है और हमारे देश के अलग अलग शहरों में इनके कारण लोग मर रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं, उनके हिस्से की सड़कें जा रही हैं, उनके पार्किंग समाप्त हो चुकी है और उनके हिस्से की बिजली चोरी होकर ये ई रिक्शाओं को मुफ्त में चार्ज करने के काम आ रही है। इसलिए अब देश की सड़कों को भी इन ई रिक्शाओं ने निगलना शुरू कर दिया है और ये सब कुछ पैसे के लालच में, छोटे छोटे मुनाफे कमाने के लालच में। सबसे पहले आप देश की राजधानी दिल्ली से, बाकी तो छोड़ दीजिए, आप देश की राजधानी दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे, संसद की नाक के नीचे, विधानसभा की नाक के नीचे दिल्ली से यह रिपोर्ट देखिए, जहां ई रिक्शाओं की अवैध चार्जिंग के रैकेट ने 2 लोगों की जान ले ली, जिनमें एक बच्चा सिर्फ 7 साल का था और दूसरा व्यक्ति 40 साल का था और ये दोनों ही बहुत गरीब परिवारों से थे। बहुत सारे लोग आज हमें ये कहेंगे कि ये ई रिक्शा तो गरीब लोग चलाते हैं, गरीब के पेट पर क्यों लात मार रहे हैं, लेकिन ये जो 2 लोग मारे गए हैं ये भी गरीब थे। अब ये बहुत गरीब लोग थे और कह रहे हैं कि ये दुर्घटना नहीं है बल्कि ये हत्या है और ये हत्या जिस हथियार से हुई है उस हथियार का नाम है ई रिक्शा। तो सुबह के वक्त जब वो यहाँ सरकारी टॉयलेट के पास पहुंचा तो यहाँ पर तमाम जो ई रिक्शा से जो कि चार्ज हो रहे थे, यहाँ पर जितने भी ई रिक्शा से टॉयलेट से आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पे झुग्गी में रहने वाले लोग हैं इसका इस्तेमाल करने के लिए आते थे। उसी के चपेट में जब यहाँ पे बच्चा गुजर रहा था, उसकी करंट लगने से ई रिक्शा की चपेट में आते के साथ ही वो ई रिक्शा को पास करते हुए यहाँ से जा रहा था, तभी वो उस ई रिक्शा को जैसे उसने टच करा तो करंट लगा और जिसके कारण उस बच्चे की जान चली गई। जहां ई रिक्शा की चार्जिंग के लिए जगह जगह बिजली की खुलेआम चोरी हो रही है और झुग्गी बस्तियों से लेकर दुकानों और मकानों और सरकारी जमीनों पर अवैध चार्जिंग के न जाने कितने सारे पॉइंट्स बने हुए हैं और यही पॉइंट्स अब लोगों की जान ले रहे हैं। और सोचिए, हमारी टीम ने सिर्फ 2.5 घंटे में दिल्ली के सिर्फ 3 बड़े इलाकों में जाकर यह पता लगा लिया कि वहां कितने स्थानों पर सरकारी बिजली चोरी करके अवैध चार्जिंग का रैकेट चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो चीजें हमें 2.5 घंटे में दिखाई दे गई, वो सरकार को और हमारी पुलिस को इतने महीनों और वर्षों में नजर नहीं आया।
अब एक सवाल आपके फोन से जुड़ा हुआ, क्या आप भी टेलीग्राम नाम का ऐप यूज करते हैं? एक ऐप है टेलीग्राम, आपने बड़ा सुना होगा उसके बारे में, क्योंकि आजकल यह चर्चा है कि क्या टेलीग्राम बहुत जल्द बंद हो जाएगा और क्या भारत सरकार भी टेलीग्राम पर बैन लगाने वाली है। फ्रांस में टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल दुरोव की गिरफ्तारी के बाद अब भारत सरकार भी उन आरोपों को लेकर गंभीर हो गई है जो इस मैसेजिंग ऐप पर पश्चिमी देशों की जांच एजेंसियों ने लगाए हैं, और इसीलिए इस ऐप के, इस कंपनी के सीईओ और फाउंडर को फ्रांस की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि टेलीग्राम की मदद से गलत सूचनाएं फैलाई जाती हैं, फेक न्यूज फैलाई जाती है, इस पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, पोर्नोग्राफी हो रही है और आतंकवाद समर्थित सामग्रियां और कंटेंट को बढ़ावा इस पर दिया जा रहा है। और इस कंपनी के सीईओ पावेल दुरोव इसे रोकने में नाकाम रहे हैं, जिसके कारण फ्रांस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो फ्रांस में उन्हें 20 साल जेल की सजा हो सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस कंपनी के मालिक को, फाउंडर को और सीईओ को जब गिरफ्तार कर लिया गया है तो फिर इस कंपनी का भविष्य क्या होगा। इन्हीं आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अब भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है और सूत्रों से हमें पता चला कि भारत सरकार अब ऐसी तमाम शिकायतों की जांच करवाएगी जिनमें यह आरोप लगे कि टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों के साथ पॉर्न वीडियोस देखने के लिए भी हो रहा है। और ये आरोप सही साबित होते हैं तो भारत सरकार भी आने वाले दिनों में इस ऐप पर प्रतिबंध लगा सकती है और भारत में टेलीग्राम को हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा, लेकिन आप जानते हैं इससे पहले हमारे देश में टिकटॉक भी बंद किया जा चुका है। क्या टिकटॉक की तरह टेलीग्राम भी बंद हो जाएगा? दुनिया में इस समय 95 करोड़ लोग इस टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करते हैं और इनमें सबसे ज्यादा 10 करोड़ लोग भारत से हैं, 3 करोड़ 40 लाख यूजर्स रशिया से हैं, 2 करोड़ 72 लाख इंडोनेशिया, 2 करोड़ 68 लाख अमेरिका और 2 करोड़ 20 लाख यूजर्स ब्राजील से हैं। जबकि टेलीग्राम के कुल यूजर्स में से सिर्फ 0.7% यानी 65 लाख यूजर्स ही फ्रांस के हैं। सोचिए, जिस फ्रांस के टेलीग्राम पर 1% यूजर्स भी नहीं है, वो फ्रांस इस कंपनी के सीईओ को अपने एक एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लेता है, जबकि जिस भारत के इस ऐप पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर्स हैं, वहां इस गिरफ्तारी से पहले टेलीग्राम ऐप की कोई चर्चा तक नहीं हो रही थी। जबकि भारत में इस ऐप का इस्तेमाल बहुत गंभीर अपराधों से लेकर आतंकवादी घटनाओं के लिए होता रहा है। याद कीजिए, अगस्त में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके आने वाले आतंकवादी बातचीत के लिए टेलीग्राम का ही इस्तेमाल करते हैं, उनका मन पसंदीदा ऐप है। इस ऐप पर अब भी कई आतंकवादी संगठनों के अकाउंट्स और चैनल्स बने हुए हैं और कुछ समय पहले तक इसी टेलीग्राम ऐप पर जैश-ए-मोहम्मद का भी अपना खुद का चैनल था जिसके हजारों सब्सक्राइबर्स थे। और आतंकवादियों की ही बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में इसी साल कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा यूपी पुलिस की हुई थी और जिसका क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, बहुत बड़ी खबर बनी थी, उसमें अपराधियों ने इसी टेलीग्राम का इस्तेमाल किया था। और आप